हेलो बच्चा बड़ी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे हम पढ़ने वाले हैं आज रेजिस्टर्स के बारे में। बट उसके पहले मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस कर दूं इजीली ऐप। प्ले स्टोर पे जाना है, इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डाल के क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, बेसिकली साइन अप प्रोसेस फॉलो करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, वो फिलअप करना है। लोकेशन ऑन रखनी है ये फिलअप करते टाइम। ओटीपी के साथ डेटा को वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, वी टेक्सटेड यू अ कोड टू वेरीफाई योर नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। टॉपर्स बैच के बच्चे यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और CUET भी अवेलेबल है। आप जो कोर्स लेना चाहते हो आप लो, और बाकी कोर्स जो आपके काम का नहीं है, किसी और के काम का हो सकता है, उसे रेकमेंड कर सकते हो। यहाँ पे सपोज आपने अपना मन पसंदीदा कोर्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उदय, शिखर, प्रारंभ और टॉपर्स। उदय और शिखर कौन से कोर्सेज हैं? क्लास 11th और 12th के कॉमर्स के CBSE बैचेज हैं, ठीक है। प्रारंभ और टॉपर्स नीट और CBSE के बैचेज हैं। किसके लिए? साइंस 11th और 12th के लिए। आपको साइंस को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। फिर आपको ये जो विंडो या ये जो पेज दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक एनुअल कोर्स फी दिख रही है। बट बेसिकली आपको करना क्या है बेटा? आपको फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करना है, और फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आप ये जो भी कार्ट में डालेंगे सब कुछ छूमंतर हो जाएगा, है ना, प्राइस 0 हो जाएगी। तो कोर्स बेसिकली बच्चा फ्री में अवेलेबल है। मैंने ये बातें क्यों बता दी? जो भी नया बच्चा है वो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो यूट्यूब पर एड्स बहुत आते हैं, लेकिन ऐप में अगर आप वीडियोस देखते हो तो एड्स नहीं आते। दूसरा, यहाँ पे टेस्ट, डाउट्स, माय कोर्सेज लाइव और भी एडिशनल फीचर्स हैं। अगर आप डाउट पूछते हो ऐप में जाके तो आपको वहाँ पे इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 24/7 एक बैकअप टीम आपके डाउट्स को मॉनिटर कर रही होती है, उनके रिप्लाईज भेजती है। जो भी मटेरियल आपके काम की चीज़ें हैं, जैसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, DPPs वगैरह, और ये जो लेक्चर के नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलेंगी, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो कर लेना। अब चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है। अपने फेवरेट सब्जेक्ट, अपने ऑसम सब्जेक्ट फिजिक्स की जर्नी। और आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस। किसके ऊपर? रेजिस्टर्स के ऊपर सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन ऑफ रेजिस्टर्स हमने पहले देख लिया था, ठीक है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करती है, वैरी करती है, कंडक्टर्स के लिए या फिर कह लीजिए सेमीकंडक्टर्स के लिए, ये हमने स्टडी करा था। अब इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कलर कोडेड रेजिस्टर्स। ये जो कलर कोडेड रेजिस्टर्स है, इस पे 1-2 नंबर के क्वेश्चन CBSE में आते थे। अभी कुछ टाइम से ये जो बेसिकली सेगमेंट है डिलीटेड है CBSE से भी बेटा। पर ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि कोविड के टाइम्स पे ये डिलीट हुआ था, हो सकता है ये दोबारा ऐड हो जाए, ठीक है। एनीवेज, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है तो ये मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है नीट और CBSE दोनों के लेवल के इस टॉपिक पे आएंगे। इसको गौर से देखना, कई बार आए हुए हैं PYQs। अगर आप देखोगे पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे तो ये जो टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंस, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, खासतौर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो पहले आई हुई हैं, है ना। अब आपको यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है क्या? ये है एक रेजिस्टर, ठीक है। काफ़ी छोटा सा होता है। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट है, उसको देखोगे ना खोल के, तो आपको इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। बेटा ये है एक रेजिस्टर, इसकी एक डेफिनेट रेजिस्टेंस होती है, और इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर उसके पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व। अ कॉपर कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 40.0 ohms. Copper coil has a resistance of 40.0 ohms at 0 डिग्री सेल्सियस। एक काम करते हैं, हम एक टेम्परेचर T1 लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और इस पर जो रेजिस्टेंस है उसको R1 लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस बोला है 40.0 ohms एंड रेजिस्टेंस ऑफ 46.4 ohms। रेजिस्टेंस ऑफ 46
0.4 ohms at 80 डिग्री सेल्सियस। सो T2 हो गया हमारा 80 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कॉपर के लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। जस्ट इसके पिछले सेक्शन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा, याद रखो। चेंज इन रेजिस्टेंस, अगर किसी रेजिस्टेंस कॉइल की वायर को अगर आप हीट करो, है ना, उसके लेंथ में चेंजेस आते हैं, हेंस उसके रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है किसके बराबर होता है? इनिशियल रेजिस्टेंस आर, थर्मल कोफिशिएंट अल्फा, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी के। यहाँ से अल्फा निकालना है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी। ठीक है, देखो चेंज इन रेजिस्टेंस आप यहीं से निकाल लो। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 46.4 माइनस 40.0, तो बेटा ये हो गया 6.4 ओम्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस था? तो 40 ओम्स का रेजिस्टेंस था। चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ से आप देख सकते हो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है बेटा? 80 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक सी मैथ्स है जो आपको सॉल्व करनी है। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 6.4 डिवाइडेड बाय, एक तो यहाँ से आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो बेटा, देख लो डेसिमल हटा दो तो ये यहाँ पे आप लिख दोगे क्या? 0। ठीक है, अब 8 8 जा 64 होता है और 4 2 जा 8 होता है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। 2 नीचे 1000 है तो ऊपर 10 की पावर जाके ये क्या हो जाएगा? -3। और अगर अब हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा, देखो ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का रेशियो, यूनिट कैंसिल। टेम्परेचर है ना, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस। ये जो अल्फा की वैल्यू आ रही है ये अपनी पर डिग्री सेल्सियस में आ रही है। बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एक बार अच्छे से देख लो, नोट कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम्स। लिख लेते हैं, ठीक है, कि जब हमारे पास टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है तो जो रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, ये है 133 ओम्स। 133 ओम्स। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस? तो अगर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होता तो रेजिस्टेंस क्या होता, ये हमें पता करना है। पर बेटा ये हम तब पता कर सकते हैं जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो। ठीक है, तो मैं टंगस्टन के लिए अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट बोला है, मैं टंगस्टन के लिए अल्फा की वैल्यू आपको अभी जस्ट 2 सेकेंड में बता रही हूँ। ठीक है, टंगस्टन के लिए अल्फा की वैल्यू नोट कर लेना बेटा, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर देना। ये सारे कांस्टेंट्स हैं, अगर आप इसको किताब में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बेटा जो अल्फा वैल्यू होती है टंगस्टन की वो होती है 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस, ये होती है। ठीक है, अब आपको अल्फा वैल्यू मिल गई। स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो फॉर्मूला था अपना डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे तो ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, बोले तो R2 माइनस R1। ये है इनिशियल रेजिस्टेंस, इसको हम R1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अल्फा और डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। क्वेश्चन में आपको बोला है कि अब जो नया रेजिस्टेंस है मतलब R2 क्या होगा। तो देख लो बेटा, आप R2 को लिख सकते हो, ये R1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो R1 कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, ये R1 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। R1 कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला अब आप यूज कर सकते हो R2 फाइंड आउट करने के लिए। तो R1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 133 थी। ठीक है, 133 थी। ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.0045 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा? 500 में से 150 माइनस कर दो तो 350 आएंगे, तो ये हो जाएगा इनटू 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये छोटी मोटी कैलकुलेशन जो है आपको करनी है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, और जब आपका आंसर आ जाए, ठीक है,
इसका आंसर निकालने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर भी करना है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आप अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ओके। अब बेटा एक क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब सीबीएसई में ये नहीं है, नॉट इन सीबीएसई, लेकिन नीट के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है। कई बार आपको एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने को आ जाता है। मान लो दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2, पर दोनों बराबर है तो इक्वल टू R मान लेते हैं। एक बार अगर मैं इनको सीरीज में कंबाइन कर दूं, दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं तो अल्फा वैल्यू दोनों की अलग अलग है, ठीक है। और एक बार ये दोनों पैरेलल में कंबाइंड है, R1 और R2 ये पैरेलल में कंबाइंड है, ठीक है। अगेन दोनों अलग अलग मटेरियल हैं तो दोनों की जो अल्फा वैल्यू है वो अलग अलग है, बट रेजिस्टेंस सेम है मान लो। तो अल्फा जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसका क्या रिलेशन होगा फाइंड आउट करो। पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं RS बराबर R1 प्लस R2। बेटा इसको डिफरेंशिएट करो तो आप लिख सकते हो DRS बराबर DR1 प्लस DR2। ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन टोटल सीरीज रेजिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर R1, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर R2, ठीक है, ओके। बट हमने ये पढ़ा हुआ है डेल्टा R बराबर R अल्फा डेल्टा T, है ना, ये अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन को पता है पहले से। अब बेटा यहाँ पे डेल्टा R की जगह पे अपन ये भी तो लिख सकते हैं DR बराबर R अल्फा डेल्टा T, क्योंकि DR भी यहाँ चेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो DRS की वैल्यू अगर इसके हिसाब से देखी जाए ये होनी चाहिए RS अल्फा S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन डेल्टा T। DR1 की वैल्यू हो जानी चाहिए कितनी, R1 अल्फा डेल्टा T, R1 के लिए अल्फा 1, ठीक है। DR2 की वैल्यू हो जानी चाहिए R2 अल्फा 2 डेल्टा T। जाहिर सी बात है आप इसमें डेल्टा T कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगली लाइन में आप क्या लिख सकते हो बेटा, RS की जगह पे आप 2R लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप RS निकालोगे इस गिवन कंडीशन के लिए तो ये हो जाएगा R प्लस R, मतलब 2R इस गिवन कंडीशन के लिए। तो RS की जगह हो गया 2R अल्फा S, R1 R2 दोनों बराबर है, यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे R कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे R कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है। देखो ये R से ये R कैंसिल, तो अल्फा S किसके बराबर आ रहा है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2K। तो क्वेश्चन था गिवन कंडीशन में दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगाए गए हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों की जो थर्मल कोफिशिएंट है बेटा अलग अलग है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, टोटल सीरीज में थर्मल कोफिशिएंट कितना होगा, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2 होगा फॉर दिस केस। बट अगर मैं इसका जनरल केस पूछती आपसे, तो अगर R1 और R2 बराबर नहीं होते, अगर R1 और R2 बराबर नहीं होते तो उस केस में यहां से जनरल केस अगर निकालना होता, ठीक है, क्या निकालना होता बेटा, जनरल केस अगर निकालना होता तो सिर्फ इतनी इक्वेशन से देखो बेटा आपका ये आ जाता अल्फा S बराबर क्या आता, अल्फा S बराबर अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 डिवाइडेड बाय RS, ये फॉर्मूला बनता आपका, ठीक है, जनरल केस। अब यहाँ पे बोला था कि R1 R2 बराबर है इसीलिए ये आया है, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली अभी तो हमारे पास ये दो रेजिस्टर सीरीज में कंबाइन थे, अगर ये पैरेलल में कंबाइन हो तो हम इक्वेशन लिखते हैं 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको लिखा जा सकता है RP टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू R1 टू द पावर -1 प्लस R2 टू द पावर -1, लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसको आगे जाके अगर अपन डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा -DRP, डिफरेंशिएट करो x टू द पावर -1 का क्या होता है, x टू द पावर -2 हो जाता है,
तो ये हो जाएगा Rp टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू माइनस dr1, ठीक है, एंड देन r1 टू द पावर -2, देन माइनस dr2, देन r2 टू द पावर -2। इसको ऐसे डिफरेंशिएट करके लिखा जा सकता है। माइनस साइन कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, ये माइनस साइन कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में इसको क्या लिखा जा सकता है, DRP डिवाइडेड बाय RP स्क्वायर, dr1 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस dr2 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। वंस अगेन DRP यहाँ पे देखो dr क्या है, ये dr का फॉर्मूला देखो, तो r अल्फा डेल्टा t है ना, तो DRP की जगह क्या हो जाएगा, RP अल्फा p डेल्टा t बाय RP स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dr1 की जगह पे ये dr1 रखो इसको यहाँ पे, तो r1 अल्फा 1 डेल्टा t बाय r1 स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा r2 अल्फा 2 डेल्टा t बाय r2 स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा ये वैल्यूज लिखी जा सकती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये एक rp कैंसिल होगी, यहाँ पे एक rp बचेगा, एक r1 कैंसिल होके एक r1 बचेगा, एक r2 कैंसिल होके एक r2 बचेगा, ठीक है। डेल्टा t कैंसिल हो गया। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है बेटा, यहाँ देख लो, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा p डिवाइडेड बाय RP, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा p डिवाइडेड बाय RP हो गया, इज इक्वल्स टू अल्फा 1 टाइम्स R2 फिर प्लस अल्फा 2 टाइम्स R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, ठीक है, ये मिलेगा। इसको और आगे ले जाओगे तो अल्फा p निकालना है बेटा, तो अल्फा p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा p इज इक्वल्स टू अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 बाय R1 R2, और RP ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। RP क्या होगा बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो RP फॉर 2 रेजिस्टर्स क्या होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 R2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन का टाइप देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे हमें बोला था कि R1 और R2 बराबर है, इसको R ले लो, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो अगर इसके हिसाब से इक्वेशन फाइंड आउट करी जाए तो अल्फा p कितना आना चाहिए बेटा, अल्फा p इज इक्वल्स टू R2 R1 बराबर है, कॉमन ले लो R कॉमन ले लो, नीचे 2R हो जाएगा, R1 प्लस R2 R प्लस R 2R बनेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा फिर से अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2। अब अगर आप ये जो आपकी इक्वेशन है पहली और ये जो आपकी इक्वेशन है दूसरी, दोनों को कंपेयर करो तो अल्फा s और अल्फा p इन दोनों केसेस में हियर अल्फा s और अल्फा p आपके बराबर आ रहे हैं। तो नीट में बेटा MCQ क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू और करेक्ट। अगर दो कंडक्टर्स हैं ऑफ डिफरेंट थर्मल कोफिशिएंट्स बट इक्वल रेजिस्टेंस एंड वंस दे आर कंबाइंड इन सीरीज, once they are combined in parallel, तो what is the correct relation between alpha s and alpha p? इस केस में क्या आ रहा है, alpha s equals to alpha p, या फिर what is the formula for alpha s and alpha p? चार ऑप्शंस हो सकते हैं कि alpha s is equals to alpha 1 plus alpha 2 by 2, alpha p is equals to alpha 1 minus alpha 2 by 2, ऐसे करके चार ऑप्शन। तो ये इसीलिए क्वेश्चन जरूरी है, नीट में आया हुआ सवाल है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। फॉर अ गिवन मेटालिक वायर, बोला है कि कोई भी एक अपने हिसाब से मेटालिक वायर ले लो, मान लो, ठीक है। लो ये पेन जो है जिस भी मेटल की बनी है वो अपन ने मान ली। अब एक बार किसी एक गिवन टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, हमने इसका VI ग्राफ या IV ग्राफ बना लिया। अब गर्म करना शुरू कर दिया रूम को, अब रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर देखा VI ग्राफ
तो ये दो अलग अलग VI ग्राफ दो अलग अलग टेम्परेचर पे मिल रहे हैं। आपके हिसाब से टेम्परेचर में से, मतलब इनमें से अगर आप टेम्परेचर निकालो तो आपके हिसाब से ये चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें बड़ा सिंपल है यार, स्लोप इसका देखो, अगर यहाँ पे V होता I होता तो आप अगर डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X करते स्लोप निकालने के लिए तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आता और वो होता रेजिस्टेंस फॉर दिस ग्राफ, है ना। यहाँ पे यहाँ I है और यहाँ V है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, मतलब कि 1 अपॉन R, मतलब कि 1 अपॉन R या कंडक्टेंस कह लो, है ना, कंडक्टेंस कह लो। ओके, अब ध्यान से देखो कि स्लोप है किसका बड़ा, ये और ये। दूसरा तरीका स्लोप निकालने का ये है बेटा, तो जाहिर सी बात है कि स्लोप जो है T1 टेम्परेचर पे वो बड़ा है और स्लोप जो है T2 टेम्परेचर पे वो छोटा है। ठीक है, इसका मतलब जो कंडक्टेंस हुई T1 पे वो बड़ी हुई और जो कंडक्टेंस हुई T2 पे वो छोटी हुई। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस हुआ T1 पे, रेजिस्टेंस हुआ T1 पे वो बड़ा हुआ और जो रेजिस्टेंस हुआ T2 पे वो छोटा हुआ। यही मतलब हुआ इसका। ठीक है भैया, रेजिस्टेंस बड़ा होता है हायर टेम्परेचर पे, है ना, रेजिस्टेंस बड़ा होता है हायर टेम्परेचर पे और छोटा होता है लोअर टेम्परेचर पे। ये पढ़ा है अपन ने। यहाँ पे रेजिस्टेंस T1 पे बड़ा है तो T1 बड़ा होना चाहिए T2 से। देख लो बेटा एक बार और अच्छे से इसको देख लो, कोई दिक्कत है कुछ समझना है तो। मैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको IV ग्राफ दिया हुआ है, इसका हमने स्लोप निकाला डेल्टा I बाय डेल्टा V। वो स्लोप क्या है, वो है कंडक्टेंस 1/R, वो है कंडक्टेंस 1/R। ठीक है, ओके। तो स्लोप वैसे थीटा के हिसाब से देखो, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, तो θ2 बड़ा है कौन से टेम्परेचर पे बेटा, बढ़ा रहा है T1 पे, यानी कंडक्टेंस जो है यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे मोर कंडक्टेंस हो गया। ठीक है, मोर कंडक्टेंस, है ना, जिसका स्लोप बड़ा, स्लोप तो कंडक्टेंस है, तो जिसका स्लोप बड़ा वहां पे ज्यादा कंडक्टेंस, तो T1 पे ज्यादा कंडक्टेंस हो गया। ज्यादा कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, लेस रेजिस्टेंस। उल्टा लिखा क्या, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे। ज्यादा कंडक्टेंस का मतलब हुआ लेस रेजिस्टेंस। करेक्शन बेटा, करेक्शन। ज्यादा कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, लेस रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेस रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब T1 पे रेजिस्टेंस कम है और T2 पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होती है हायर टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है हायर टेम्परेचर पे, तो T2 बड़ा हुआ T1 से, और T2 कहाँ बड़ा है भाई T1 से, यहाँ बड़ा है, ऑप्शन बी में बड़ा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। ठीक है, थोड़ी सी अगर यहाँ पे IV की जगह VI हो सकता था, है ना, वो आप कर लोगे अब, है ना। अब बेटा बात करते हैं हम कॉमनली यूज्ड रेजिस्टर्स की। देखो वैसे तो हर मेटालिक वायर में रेजिस्टेंस होती ही है ना, हर मेटालिक वायर में कुछ भी कंडक्टर ले लो भाई रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब हमको किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी एक पर्पस के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो आप एरा गैरा नत्थु टेरा कुछ भी नहीं टिका दोगे, आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड रेजिस्टर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा, स्टैंडर्ड रेजिस्टर। मतलब सपोज मेरे को चाहिए भैया बहुत, मतलब 1 लाख ओम्स की रेजिस्टेंस चाहिए। अब 1 लाख ओम्स की रेजिस्टेंस के लिए मैं बहुत बड़ी लंबी सी कोई वायर लूं, फिर मेरे को मतलब अब सोचो कंडक्टिंग वायर लोगे तो कितनी लंबी वायर लोगे कि 1 लाख ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल पाएगा, बहुत लंबी वायर होगी। अब फिर उतनी लंबी वायर को आप किसी कॉम्पैक्ट स्पेस में रखोगे कैसे। एक तरीका तो ये होता है कि अपन क्या करें, कॉइल्स बना दे। भैया कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट भी तो करना है, कॉइल बना दे। पर भैया कितना कॉम्पैक्ट उसको बना पाओगे, कितना कॉम्पैक्ट, सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर लगाना है, इतना हाई रेजिस्टेंस, तो इतना कॉम्पैक्ट बनना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ कुछ जनरल पर्पस के लिए ठीक है, अपन ने एक पूरी बॉडी बना दी। तो बेटा इस तरीके से ना 2 तरीके के रेजिस्टर होते हैं जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। एक है आपका वायर बाउंड रेजिस्टर
और एक है आपका कार्बन रेजिस्टर। इसके बारे में पढ़ाने के पहले एक बार मैं आपको इमेज दिखा दूं। आपको ये दिख रहा है, आप लेबोरेटरी में जाओगे, इसको आप कहते हो रियोस्टेट। 9th क्लास में या फिर शायद 10th क्लास में आपने रियोस्टेट पढ़ा है, वेरिएबल रेजिस्टर पढ़ा है ना, ये सिंबल पढ़ा होगा आपने, एक ये तो बेटा ये जो सिंबल पढ़ते हो ये इसी चीज का है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक सेरामिक कोर है, ठीक है, ये एक सेरामिक कोर है और उस कोर के ऊपर ये देखो चमकने वाली नाइक्रोम की वायर है। ये क्या है? नाइक्रोम की वायर है जो बहुत बार लपेटी हुई है। इसको हम कहेंगे वायर बाउंड रेजिस्टर। यहाँ पे ये भी एक वायर बाउंड रेजिस्टर है, इसमें कम बार लपेटी हुई है, ठीक है। ऐसे आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी देखते हो, लेबोरेटरी में जाओगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स देखोगे, ठीक है। अगर आप इसमें एक नॉब को उठा लो, खोलो, तो इसमें क्या होता है, एक स्पेस है, मान लो ये स्पेस है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कॉइल करके ये वायर होती है, ये ऐसे कॉइल करके वायर होती है। अब इस कॉइल का क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है। अगर आपने इसमें एक नॉब लगा दी, की होती है, की ब्रास की बनी हुई की होती है, वो लगा दी तो करंट सीधा जाएगा। अगर इसको निकाल दिया, ठीक है, इसको निकाल दिया तो करंट ऐसा जाएगा, फिर करंट को ये पाथ मिलेगा, ठीक है। तो जितना इस वायर का रेजिस्टेंस है उतना आपने सर्किट में दे दिया। ये सारे वायर बाउंड रेजिस्टर्स के एग्जाम्पल हैं। पर आप देख सकते हो कि इसकी साइज अच्छी खासी बड़ी साइज है। अगर मैं कहूँ कि इसको किसी छोटे सर्किट में, इतने से सर्किट में, जो डिजिटल वॉच है इसमें छोटा सा सर्किट होता है, फिट नहीं कर पाओगे। तो सॉल्यूशन होता है कार्बन रेजिस्टर। ये बेटा ये कार्बन रेजिस्टर है, क्या ये कार्बन रेजिस्टर, ठीक है, ऐसा सा दिखता है। देखो इस तरह छोटे से डिजिटल से सर्किट में कितने सारे, 1 2 3 4 5 बहुत सारे जो है आप वेरियस कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है इन रेजिस्टर्स को आप लगा सकते हो। ये कार्बन रेजिस्टर है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली है क्या वो भी देख लें। तो मैंने आपको वायर बाउंड बता दिया। सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो वायर बाउंड रेजिस्टर है बेटा, हाई रेजिस्टिविटी अलॉय इसमें यूज किया जाता है। ये जो वायर होती है प्योर मेटल नहीं होते, क्योंकि आपको पहले ही बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि प्योर मेटल का अल्फा प्योर मेटल का अल्फा जो होता है वो काफी क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो फिर से, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अल्फा आर डेल्टा टी, ठीक है। अल्फा बड़ा होने का मतलब हुआ हाई चेंज इन रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट चेंज इन रेजिस्टेंस। एलॉयस का लो और प्योर मेटल्स का हाई होता है, एलॉयस का लो होता है। इसीलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स में मैंगनीज, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन ऐसे एलॉयज यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनका कॉमन कोर अभी मैंने आपको दिखाया था, कोई प्लास्टिक, ग्लास या सेरेमिक होता है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज ये है कि ये साइज में बल्की होते हैं और रेंज छोटी होती है। मतलब मान के चलिए 10 ओम का, आप जब लैब में जाओगे 5 ओम का, 10 ओम का, 100 ओम का, 200 ओम का, 300 ओम का, 500 ओम का, 1000 ओम का, बस यहाँ तक की एक रेंज होती है, छोटी रेंज है। मतलब 10 से 1000 तक कुछ ऐसा, रियोस्टेट यूज करोगे 1000 ओम, इतनी छोटी रेंज के ये रेजिस्टर्स होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर्स। वहीं अगर कार्बन रेजिस्टर्स की अगर बात करी जाए, कार्बन रेजिस्टर्स की, भैया इतने छोटे से पिद्दू से होते हैं, एकदम ये पिद्दू से होते हैं, ठीक है। लेकिन वो पिद्दू सा रेजिस्टेंस मिलियन ओम्स तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके के मटेरियल से बने होते हैं। कार्बन ब्लैक, क्ले और रेजिन बाइंडर जो होता है, इसके मिक्सचर से ये बने होते हैं। ये मटेरियल है जो उसमें यूज होता है, कार्बन ब्लैक, क्ले या रेजिन बाइंडर। रेजिन बाइंडर तो ये रेजिन को बाइंड करने का, वो आपने देखा ना, देखो कि वो क्या कहते हैं उसको यार, ग्लू टाइप की चीजें जो होती है ना। उसके बाद वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ रेडियो रिसीवर्स, एम्पलीफायर्स एटसेट्रा। डिजिटल सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं इसको, काफी ज्यादा यूज होता है ये। इसकी रेंज बात करें तो फ्यू ओम से फ्यू मिलियन ओम्स तक, काफी वाइड रेंज है इसकी, ठीक है। और काफी सस्ता होता है और कॉम्पैक्ट होता है, छोटे स्पेस में आसानी से फिट हो जाता है। तो बेटा ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये वायर बाउंड रेजिस्टर है ना, और इसकी रेंज कम होती है, एलॉयज यूज होते हैं। ये है आपका कार्बन रेजिस्टर, ठीक है। अब समझना, इसमें आमतौर पे जरूरी नहीं है कि 4 ही हो, पर जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसके हिसाब से आमतौर पे वैसे मेजरली इसमें 1
2, 3, 4, ऐसे 4 कलर बैंड होते हैं। ठीक है, जो पहला कलर बैंड है ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। जो दूसरा है ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है वो बताऊंगी, अभी समझाऊंगी। ठीक है, तीसरा होता है मल्टीप्लायर, और चौथा होता है टॉलरेंस के लिए। किसके लिए होता है बेटा चौथा? टॉलरेंस के लिए होता है, टॉलरेंस के लिए। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया इसको समझने के लिए यहाँ पे एक ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को एक बार समझो। मैंने आपको एक कार्बन रेजिस्टर हाथ में रख दिया और बोला बताओ कि इसकी कितनी रेजिस्टेंस है। आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो, पता कर सकते हो। कैसे? ये टेबल देखो, विबग्योर लिखते हैं, विबग्योर, उल्टा विबग्योर लिखो, VIBGYOR, ये विबग्योर। सिर्फ इसमें एक चीज मिटा देनी है, आई। अपन को आंख नहीं चाहिए, आई नहीं चाहिए, उसको मिटा दो। फिर डार्केस्ट कलर क्या होता है? ब्लैक, और उससे हल्का ब्राउन, तो ब्लैक और ब्राउन लिख दो यहाँ पे, ब्लैक ब्राउन। लाइटेस्ट कलर क्या होता है? व्हाइट, और उससे थोड़ा हल्का ग्रे, ये लिख दो। बन गई आपकी टेबल। ब्लैक ब्राउन, VI नहीं होगा, BGYOR, विबग्योर। ठीक है, लाइटेस्ट कलर व्हाइट और उससे हल्का ग्रे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका एक बन गया। आपने यहाँ पे उसके ये अगर आपको लिखने हैं तो किताबों में एक ऐसा दिया होता है कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अब ब्रिटेन ग्रेट नहीं है वैसे, खैर, तो बीबी रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ विच इज अ ड्रीम। सो हैज वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके बच्चे याद कर लेते हैं, पर यार इतना कुछ है नहीं, मतलब निमोनिक ऐसे याद कर लो। विबग्योर लिखना है, उधर लाइटेस्ट कलर लिखने हैं, इधर डार्केस्ट कलर लिखने हैं, ब्लैक ब्राउन ग्रे व्हाइट। अब आपको नंबर लिखने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने बेटा? 9 है, 9। ठीक है, अब आपको ये जो 0 है तो 10 की पावर 0, 1 है तो 10 की पावर 1, 2 है तो 10 की पावर 2, 3 है तो 10 की पावर 3, ऐसे करके आप लिखते जाओ, 10 के ऑर्डर्स बनाते जाओ। बना दिए। फिर आता है यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, और हो सकता है कि कोई बैंड हो ही ना, चौथा बैंड हो भी सकता है, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं, हो सकता है चौथा बैंड ही ना हो। तो टॉलरेंस है 5%, 10% और 20%। ये टेबल अब आपने देखी, अब सोचो क्या इसमें क्या समझाना चाहते हो। तो मैंने आपको कहा था जैसे ये रेजिस्टर है, ठीक है, अब मैंने आपको कह दिया ये कलर है, रुको वही बनाते हैं जो दिख रहा है, ये मैंने रेड बोल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे येलो बोल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सपोज क्या, सपोज चलो वायलेट ले लेते हैं, ये वायलेट बोल दिया। फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन बोल दिया, ठीक है, ऐसे बोल दिया। अब मैंने कहा बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी अपन को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर है और ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है। रेड कलर के सामने का नंबर देखो, रेड कलर ये रहा, सामने का नंबर हो गया 2, तो लिखोगे 2। येलो कलर के सामने का नंबर देखो, येलो कलर ये रहा, सामने का नंबर हो गया 4, 4, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स लिखोगे। अब आता है मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लायर में आपको ये ऑर्डर लिखनी है, दिख रहा है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में कौन सा कलर है बेटा? वॉयलेट कलर है, तो वॉयलेट के सामने अपना 7 है, पर 7 नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे 10 की पावर 7। क्या लिखेंगे? 10 की पावर 7। फिर यहाँ पे लिखा जाता है टॉलरेंस प्लस माइनस। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट कलर क्या है? गोल्ड, तो गोल्ड के सामने टॉलरेंस है 5%, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 5%। अब मैं पूछूं रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस बेटा इतनी ही है, सिर्फ इतनी रेजिस्टेंस है। तो इसका क्या काम है, ये आपको बताता है कि 5% ऊपर नीचे वोल्टेज चल जाएगा, उससे ज्यादा वोल्टेज दिया तो ये रेजिस्टर फट सकता है ना। तो ये आपको रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर की एक सेफ्टी लिमिट बता रहा है। टॉलरेंस इज फॉर सेफ्टी लिमिट, इसका वास्तविक रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर,
सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर और फिर मल्टीप्लायर और फिर टॉलरेंस। यहाँ पे क्या है, ब्राउन और रेड है। चलो देखा जाए तो ब्राउन और रेड, पहला ब्राउन 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 1 हो गया, फिर रेड 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 2 हो गया। ब्राउन और रेड, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, 12। अब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में अपन के पास फिर से ब्राउन है क्या, हाँ ब्राउन ही है, तो ब्राउन में 1 था ना, तो 1 था तो 10 की पावर भी यहाँ पे 1 हो जाएगी, और प्लस माइनस ये गोल्डन है तो 5% टॉलरेंस। ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस लिखा जाता है। अब बेटा सीबीएसई में ये आ भी सकता है, फिलहाल नहीं है, ये टॉपिक डिलीटेड है, पर ये आ भी सकता है, कोविड टाइम से डिलीटेड है। नए सेशन में क्योंकि बहुत सारी चीजें रिवाइज हो चुकी हैं तो मैंने आपको पढ़ा दिया, एंड एनीथिंग इज गुड फॉर इंफॉर्मेशन। अब एक सवाल है, सवाल कर लेते हैं बच्चा पाड़ी, कर लें सवाल करते हैं। अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ कलर कोडेड कार्बन रेजिस्टर। एक अपने पास कार्बन रेजिस्टर है, बोला है कि इससे करंट जा रही है 2 मिली एम्पियर की, ठीक है, विथ फर्स्ट सेकंड थर्ड रिंग्स, येलो ग्रीन ऑरेंज, येलो ग्रीन ऑरेंज, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो बेटा अगर रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसमें बोले देखो येलो ग्रीन ऑरेंज, तो यहाँ पे नो कलर हो गया, नो कलर के लिए टॉलरेंस 20% है, पर अपन को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो 20% से अपन का कोई लेना देना नहीं है, इसका वास्तविक रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया। तो येलो ग्रीन ऑरेंज, चलो जो मैंने बताया था उसके हिसाब से देखते हैं। VBGYOR, मैंने कहा था विबग्योर याद रखो, आई भूल जाओ, फिर ब्लैक ब्राउन, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था बेटा, ग्रे और व्हाइट, ये था। लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 हो गए। फिर उसके बाद येलो और ग्रीन देखो कहाँ पे है, तो येलो और ग्रीन इकट्ठे बैठे हैं, 45 हो गया ये, ठीक है। रेजिस्टेंस निकालो, 45 लिख दो, इनटू ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर, ऑरेंज के सामने 3 है तो मल्टीप्लायर में 10 की पावर 3 हो जाएगा ओम्स, ये रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज ड्रॉप की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू IR, I कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3, और R कितना आया 45 इंटू 10 की पावर +3 वोल्ट में आ जाएगा, है ना। -3 और +3 को खत्म कर दो, और 45 का डबल होता है 90, तो 90 वोल्ट। ओहो हो, 90 वोल्ट अच्छा खासा वोल्टेज है जो इस रेजिस्टर को दिया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये लेक्चर शुरू से एंड तक सब समझ आ गया होगा, नोट्स आपने बना लिए होंगे, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ नोट्स बनाते चलना, जितना लिखोगे ठीक है उतनी जो आपकी मस्कुलर मेमोरी है वो आपकी यहाँ वाली मेमोरी को शार्प करेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, कहाँ पे आ गए हम, मैं थैंक यू पे आने वाली थी, हाँ। तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर ज्वाइनिंग टुडे, है ना। अगले लेक्चर में मिलेंगे और रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और फिर डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, और फिर बहुत कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।